छात्राओं, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेज के तरफ से सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीए प्रथम सेमेस्टर में विषय संस्कृत प्रश्न पत्र कोड आप यहाँ देख पा रहे होंगे A020101T। यह बीए प्रथम सेमेस्टर का पाठ्यक्रम आज आपको हम यहाँ से बताएंगे कि आप यदि बीए में संस्कृत पढ़ते हैं तो आपको किन किन शीर्षकों का अध्ययन करना पड़ेगा, किन किन ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। उसमें आप यह 8 यूनिटों में विभाजित है और उसमें जो प्रथम यूनिट है, यहाँ पहला यूनिट आप देख सकते हैं। पहले यूनिट को 2 भागों में बांटा गया है, एक क और एक ख। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लिखा है कि संस्कृत वाङ्मय में पारंपरिक ज्ञान विज्ञान एवं राष्ट्र गौरव, वैदिक और लौकिक संस्कृत साहित्य में भारतीय दर्शन, इसका आपको अध्ययन करना है। संस्कृत जब आप वाङ्मय में पढ़ते हैं तो संस्कृत वाङ्मय में आपको पारंपरिक ज्ञान विज्ञान को पढ़ना है, उसमें जो राष्ट्र गौरव को पढ़ना है कि हमारे संस्कृत में राष्ट्र के कौन कौन से गौरव हैं, उसका अध्ययन आपको करना है। वैदिक और लौकिक संस्कृत साहित्य में जो भारतीय दर्शन हैं, जो हमारे 6 दर्शन हैं, उन दर्शनों का भी हमको बड़े संक्षिप्त में अध्ययन करना है। उसके बाद भूगोल से संस्कृत वाङ्मय कैसे संबंधित है, खगोल से कैसे संबंधित है, गणित से कैसे संबंधित है, ज्योतिष से कैसे संबंधित है और वास्तु योग या वास्तुशास्त्र से कैसे संबंधित है, आयुर्वेद से कैसे संबंधित है, अर्थशास्त्र से इसका क्या संबंध है, विज्ञान से क्या संबंध है, संगीत से क्या संबंध है, इत्यादि का हम क्या करेंगे, एक सामान्य परिचय पढ़ेंगे। एक सामान्य परिचय हम यहाँ से जान पाएंगे। फिर ख पे आते हैं, संस्कृत काव्य का सामान्य परिचय। जो संस्कृत के काव्य के ग्रंथ हैं, उन काव्य के ग्रंथों का हम क्या करेंगे, सामान्य परिचय एवं पद्य काव्य, क्योंकि गद्य काव्य भी होता है, पद्य भी, गद्य पद्य 2 भागों में काव्य विभाजित हैं। तो हम यहाँ पद्य काव्य की परंपरा, प्रमुख जो आचार्य हैं, कुछ महत्वपूर्ण आचार्यों का मैं नाम यहाँ आपसे बताऊंगा। महाकवि वाल्मीकि हैं, महाकवि वेदव्यास हैं, महाकवि कालिदास हैं, महाकवि भारवी हैं, महाकवि माघ हैं, महाकवि श्रीहर्ष हैं एवं जयदेव, महाकवि जयदेव। ये सारे महाकवियों का, इनका क्या योगदान संस्कृत में रहा है, इनकी कितनी पुस्तकें हैं, क्या ग्रंथ हैं, इसका एक संक्षिप्त अध्ययन आपको करना है। एक सामान्य परिचय आपको इन आचार्यों के, इन महाकवियों के जाननी है। फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह है किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग। यह बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हुआ कि किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का संपूर्ण व्याख्या एवं समीक्षात्मक प्रश्न हमको पढ़ना है। संपूर्ण कुल जितने श्लोक हैं वह सारे श्लोक आपको किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का पढ़ लेना है और उससे फिर आपको व्याख्या करने के लिए परीक्षाओं में पूछेगा और उसका कुछ समीक्षात्मक प्रश्न भी आपसे पूछेगा। किरातार्जुनीयम भारवी की एकमात्र रचना है। इसके रचनाकार कौन है, यहाँ हमको इनको पढ़ना भी है और भारवी का एक ग्रंथ यहाँ पे हमको मिल भी गया। फिर तीसरा जो ग्रंथ है, जो दूसरा ग्रंथ है, वह है कुमार संभवम महाकाव्य। यह किसकी रचना है, यह कालिदास की रचना। यहाँ देखिए हमको कालिदास पढ़ना था और कालिदास की एक रचना हमको हमारे सिलेबस में भी दिया गया है। तो कुमार संभवम महाकाव्य का प्रथम सर्ग पढ़ना है और प्रथम सर्ग में भी हमको क्या पढ़ना है, श्लोक संख्या 1 से लेकर के 30 श्लोक तक केवल पढ़ना है। प्रथम सर्ग में कुल श्लोकों की संख्या 60 है, उस श्लोकों की संख्या
60 है, परंतु हमको श्लोक संख्या 1 से लेकर के मात्र 30 श्लोक तक का अनुवाद व्याख्या पढ़ना है और उसका समीक्षात्मक प्रश्न भी हमको देखना होगा कि उससे संबंधित कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपके आते हैं। फिर आपका प्रथम भाग में ही 2 भागों में यह विभाजित है। दूसरे भाग में क्या है कि नीति शतकम ग्रंथ का हमें अध्ययन करना है। इसमें कितना करना है, श्लोक संख्या 1 से लेकर के और 25 तक, कितने तक, श्लोक संख्या 1 से लेकर के 25 तक अर्थ एवं मूल्यपरक इसका अध्ययन हमको करना है। यह हमारे प्रथम भाग में है। नीति शतक को भी हमें पढ़ना है। यह हमारे बीए प्रथम सेमेस्टर में लिया गया है। अब द्वितीय भाग पे आते हैं। द्वितीय भाग में, क्योंकि इस प्रश्न पत्र का नाम ही है कि संस्कृत साहित्य एवं व्याकरण, तो अब दूसरा जो भाग है वह हमारा क्या है, वह हमारा व्याकरण है। और व्याकरण में हमको लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण पढ़ना है। और किसी भी भाषा को जानने के लिए उसका व्याकरण जानना नितांत आवश्यक होता है। यदि हम व्याकरण को नहीं जानेंगे तो फिर हम उस भाषा पे अपनी पकड़ नहीं कर सकते। इसलिए संज्ञा प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हमें अध्ययन बीए प्रथम सेमेस्टर में संस्कृत विषय के रूप में करना है। फिर इसी में संज्ञा प्रकरण के बाद हमारी संधि प्रकरण आती है। इसी पुस्तक में लघु सिद्धांत कौमुदी में ही संधि प्रकरण है और संधि प्रकरण में हम पहले अच संधि को पढ़ेंगे। अच संधि के सूत्रों की व्याख्या को देखेंगे। अच संधि कितने प्रकार से होती है, अच संधि किन किन स्थानों पर होती है, कैसे करते हैं इसको, यह सारा नियम इसमें आपको जानना है। फिर हम अच संधि के बाद हल संधि को पढ़ेंगे। अच संधि को ही हम स्वर संधि के नाम से भी जानते हैं। इसका एक और नामकरण यदि हम करें तो क्या करेंगे, स्वर संधि करेंगे। स्वर संधि के नाम से भी जानते हैं। हल संधि, यह नाम आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा, लेकिन यह अलग नहीं है। स्वर संधि को ही अच संधि कहते हैं और व्यंजन संधि को ही, चूँकि बच्चे छात्र स्वर और व्यंजन के नाम से पढ़े होते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज न हो कहीं। यहाँ अच संधि और हल संधि का एक और नाम यहाँ आपको बता दे रहे हैं, व्यंजन संधि। और यह कहाँ तक पढ़ना है हमको, मो अनुस्वार सूत्र पर्यंत, केवल मो अनुस्वार सूत्र तक ही हमको अध्ययन करना है। उसके बाद हमें विसर्ग संधि का अध्ययन कर लेना है। इसमें भी सूत्रों की व्याख्या होगी और कुछ इसके नियम होंगे, कुछ इसमें हम सूत्रों से कैसे संधियों को करते हैं, वह कुछ उदाहरणों को हमें यहाँ अध्ययन करना रहेगा। बहुत छोटा सा पाठ्यक्रम संस्कृत विषय का है और मैथमेटिक्स की तरह इसमें नंबर आपको मिलते हैं। प्रश्न पत्र का जो शीर्षक है संस्कृत पद्य साहित्य एवं व्याकरण, यदि आप बीए प्रथम सेमेस्टर में पढ़ते हैं तो आपको क्या क्या लाभ होगा, यह मैं आपको यहाँ संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ। विद्यार्थी संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय प्राप्त कर काव्य के विभिन्न भेदों से परिचित हो सकेंगे। तो क्या करेगा, संस्कृत साहित्य को जब आप पढ़ेंगे ना, उनका जब सामान्य, तो आप काव्य के जो विभिन्न भेद हैं उससे आप परिचित हो पाएंगे कि गद्य है, पद्य है, चंपू है, महाकाव्य है, नाटक है, प्रकरण है, भाण है, व्यायोग है, समावकार है। ये सारे का अध्ययन आप एक सामान्य रूप में कर पाएंगे। दूसरा है वह संस्कृत पद साहित्य की सुगीतात्मकता का सौंदर्य बोध कर सकेंगे। सुगीतात्मकता, चूंकि संस्कृत गेय है, इसको गाया जा सकता है। और जब हमारे आप आगे क्लासेस को पढ़ेंगे तो हमारे आगे पढ़ाए जाने वाले विषय को पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि हम आपको सुगीतात्मकता बताएंगे कि किस तरह से उससे सौंदर्य बोध आप संस्कृत पद में कर सकते हैं। तीसरा है उनमें काव्य में प्रयुक्त रस, छंद और अलंकार, जो बड़ा महत्वपूर्ण है। रस, छंद और अलंकार को समझने की क्षमता बालक में क्या होगी, विकसित होगी, यदि आप संस्कृत विषय का अध्ययन करते हैं। पद्य में निहित जो सुक्तियां होंगी, सुभाषित वाक्य होंगे, उनके माध्यम से आपका जो नैतिक और चारित्रिक उन्नयन होगा।
बालक आज हमारे संस्कार विहीन होते जा रहे हैं, उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि वह अपने साहित्य से कटते जा रहे हैं। सहितस्य भावः साहित्यम, जिनमें सहित की भावना तभी आएगी जब आप साहित्य को पढ़ते रहेंगे। तो नैतिक और चारित्रिक उन्नयन तब होगा जब आप सुभाषितानी को जानेंगे, जब आप सूक्तियों को पढ़ेंगे, और यह संस्कृत में निहित है। विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि, यह बात सबसे महत्वपूर्ण है कि संस्कृत में विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि होने के साथ साथ वह संस्कृत श्लोकों के शुद्ध उच्चारण और सस्वर उच्चारण के कौशल को निपुण बनाएंगे। क्या करेंगे? सस्वर वाचन। आप वाचन करने को सीख जाएंगे कि कैसे हमको सस्वर बोलना है, जैसे कोई मंत्र, कोई श्लोक, कोई पद्य, आपको कैसे बोलना है, कैसे छंदबद्ध पढ़ना है, यह आप यहाँ से सीख पाएंगे। और इस कौशल में आपको क्या किया जाएगा? निपुण बना दिया जाएगा। छठा नंबर पे है संस्कृत व्याकरण का सामान्य ज्ञान प्राप्त करके उसकी वैज्ञानिकता से सुपरिचित हो सकेंगे। जो संस्कृत का व्याकरण है, जो संस्कृत की वैज्ञानिकता है, उस वैज्ञानिकता को आप यहाँ जान पाएंगे कि जो हमारा संस्कृत का व्याकरण लिखा गया है उसकी वैज्ञानिकता क्या है, उसकी नासा में कैसे प्रयोग करके आज के जो विद्वान हैं, आज के जो वैज्ञानिक हैं, वह भी इसका कैसे प्रयोग करें। आयुर्वेद को देख लिया जाए, चरक संहिता को देख लिया जाए, हमारे वेदों को पढ़ लिया जाए। आज विदेशों में इसको ग्रहण किया जा रहा है। तो संस्कृत का व्याकरण हमारे यहाँ के पाणिनि के द्वारा रचित जो व्याकरण हैं, जो वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, महाभारत है, गीता है, इन सारे का अध्ययन हमारे यहाँ के मनीषियों ने किया, ऋषियों ने किया, और वह हमें दे कर गए। परंतु आज का जो छात्र है वह इन विषयों की तरफ थोड़ा भी उसका ध्यान नहीं रहता है। संस्कृत वर्णों के शुद्ध उच्चारण कौशल का विकास होगा। अब आप संस्कृत वर्ण जो हैं, वर्णों के उच्चारण के रूप में हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों का यह रहता है कि वर्ण उच्चरित नहीं कर पाते हैं, वर्ण को बता नहीं पाते हैं। तो वर्णों का जो शुद्ध उच्चारण का कौशल का विकास आपको संस्कृत मात्र पढ़ने से हो सकता है। स्वर और व्यंजन के मूल भेद को समझ लेंगे। स्वर का क्या भेद है, व्यंजन का क्या भेद है, ऐसे मूल भेद को आप समझ पाएंगे और इसकी पृथक अर्थावगमन की क्षमता आपके अंदर उत्पन्न होगी अगर आप संस्कृत व्याकरण को पढ़ते हैं, आप संस्कृत विषय को पढ़ते हैं। अंतिम और 9वां है स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधि का विशिष्ट ज्ञान बालक को होगा एवं उनके अनुप्रयोग का कौशल विकसित होगा। निश्चित रूप से जो छात्र संस्कृत का अध्ययन करता है, जो संस्कृत को पढ़ता है, वह निश्चित रूप से उसके अंदर जो ज्ञान सृजनात्मकता होगी वह सबसे अधिक होगी। आपकी वाणी, आपकी बोली, आपके विचार, आपकी भाषा, आपकी संस्कृति, आपका संस्कार, सब इस भाषा में सन्निहित है, सब इन भाषा में आता है। संस्कृत विषय आप पढ़ें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको ले जाएं। और बहुत छोटा सा बीए प्रथम वर्ष का सिलेबस है, तो आप संस्कृत विषय से निश्चित रूप से जुड़ें और इसको पढ़ें और इसका लाभ आप लें। आगे आप हमारे इस विषय को देख सकेंगे। आगे के क्लासेस से आप जुड़ें। तब तक के लिए नमः संस्कृत।